हेलो एवरीवन, आज के इन न्यूज़ का टॉपिक आप सभी को पता है कि क्वाड की जो तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई है उसके बारे में है। तो दरअसल ये क्वाड की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, ये क्वाड यानी चतुष्कोणीय, तो इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए इसे क्वाड कहा जाता है। तो ये इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की मंत्री स्तरीय बैठक रही थी। तो इसमें भारत के एस जयशंकर ने भाग लिया। ये वर्चुअल मीटिंग थी और इस मीटिंग में भारत ने पहली बार क्वाड टर्म का इस्तेमाल किया। इससे पहले भारत अपने समूह के लिए, संगठन के लिए 4 देशों की मीटिंग करके इसको संबोधित करता रहा है, लेकिन इस बार की इस मीटिंग में इसने पहली बार क्वाड टर्म का इस्तेमाल किया था। तो इस बैठक में और क्या क्या एजेंडे रहे उन पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पर बात करेंगे कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और किन किन मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए अब हम बैठक के इम्पॉर्टेंट बिंदुओं की बात कर लेते हैं कि क्या रहे। तो इसमें सबसे पहले कि जो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे थे उन सब पर जो विचार हैं उनका आदान प्रदान किया गया है इन चारों देशों के बीच में, और इसके साथ साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन के भी मुद्दों पर इसमें बात की गई और जो आपसी हित हैं इन चारों देशों के आपस में उनसे संबंधित सभी मुद्दों पर इसमें बात की गई। इसके अलावा क्योंकि कोरोना महामारी, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि क्योंकि पूरा साल पिछला कोरोना की चपेट में रहा, तो इस वजह से हमारे हर मुद्दे पर, हमारे हर टॉपिक पर कोरोना का असर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए भी जो इन देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उन पर भी चर्चा की गई। जैसे भारत कई सारे देशों को कोविड वैक्सीन जो भेज रहा है उसकी भी इस मीटिंग में सराहना की गई, भारत के इस कदम की। इसके अलावा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, क्योंकि बेसिकली जो क्वाड है वो इसी से संबंधित एक संगठन है, आगे हम इस पर बात करेंगे। तो हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें शांति, सुरक्षा और स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई इस मीटिंग के अंदर। और इस पूरे रीजन में चीन का दबदबा कम करने, यानी जो चीन का प्रभुत्व है जिस तरीके से, उसको कम करने की कोशिश पर भी इसमें चर्चा की गई कि किस तरीके से चीन को काउंटर किया जा सकता है और उसका इस पूरे क्षेत्र में जो प्रभुत्व बढ़ा रहा है वो उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक और आसियान क्षेत्र हैं उनसे जुड़े मुद्दों पर भी आपसी चर्चा की गई। और म्यांमार में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है तख्ता पलट को लेकर, सत्ता को लेकर, तो उस पर भी इसमें चर्चा की गई। और साथ साथ दक्षिण चीन सागर से जुड़े मुद्दे जो भी, क्योंकि इन चारों देशों से संबंधित जो भी इस पूरे क्षेत्र से जुड़े मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर लगभग इस बैठक में चर्चा की गई। तो अब इसको देखते हुए हमारे क्या डायमेंशंस बाहर आते हैं, कौन से मुद्दे इसमें निकल कर आते हैं सामने। तो सबसे पहले तो यही कि क्वाड क्या है। जो बैठक रही, क्वाड की मीटिंग रही है, तो क्वाड क्या है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे हम। फिर क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन की, उसकी बात करेंगे, क्वाड की बात करेंगे, क्वाड की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करेंगे कि क्या है वो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इंडो पैसिफिक रीजन को देखेंगे और इससे जुड़े जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसके लिए, उसको देखेंगे। और फिर आज के टॉपिक से जुड़ा एक प्रश्न रहेगा जो मुख्य परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी है कि दृष्टि आईएएस लेकर आया है आपके लिए सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन पेन ड्राइव कोर्स। और इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9311406442। नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9311406442। इस पर जाकर, इस नंबर पर कॉल करके आप इससे रिलेटेड पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्वाड के बारे में, कि क्वाड क्या है। तो सबसे पहला ये कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी जो इंडो पैसिफिक रीजन की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें एक जो उसकी सुरक्षा है और उसके एक शांतिपूर्ण माहौल की ये कल्पना करता है, उसके लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। और इस क्षेत्र को किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखना
यानी कि कोई भी किसी भी एक शक्ति का इस पर दबदबा कायम ना हो, प्रभुत्व कायम ना हो, उससे इसको मुक्त रखने का ये कार्य करता है। और समुद्री सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र समुद्री क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, तो इसकी जो समुद्री सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। अब क्वाड की जो अवधारणा थी वो दी किसने थी, तो ये सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दी थी, 2007 में। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि थोड़ा लेट हुआ इसमें, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अवधारणा दी लेकिन पूरी तरीके से ये आपस में विचारों का समूह बन नहीं पाया। लेकिन 2017 में फिर इस समूह की स्थापना हुई। और इसमें शामिल कौन कौन से देश हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका, तो यूएसए। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और इस पूरे इस क्षेत्र में एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास का भी आयोजन होता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की यहाँ बात क्यों करें, हालांकि शुरुआत में ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था 1992 में, लेकिन बाद में इसमें जापान आ गया। और फिर अभी जो 2020 में ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हुआ था। तो ये चारों देशों का इसमें ये नौसैनिक अभ्यास रहा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। और इस क्वाड की जो मंत्री स्तरीय बैठक, जैसे मैंने बताया, इसमें विदेश मंत्री, इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की ये बैठक होती है, मंत्री स्तरीय बैठक। और इससे पहली कब हुई थी, इससे पहली हुई थी 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में। और उससे पहली वाली जो हुई थी, यानी कि ये तीसरी है, दूसरी हुई थी 2020 में और पहली हुई थी 2019 में। तो ये क्वाड के बारे में हो गया। अब जानते हैं कि भारत के लिए क्वाड की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम यहाँ भारत से जोड़कर इसको देख रहे हैं। तो भारत के लिए क्वाड की इम्पोर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला तो जो चीन की विस्तारवादी नीति है और आक्रामकता की जो नीति है उसको नियंत्रित करने के लिए, पहले विस्तारवादी नीति को समझ लेते हैं, उसी के साथ जुड़ा रहेगा उसकी आक्रामकता नीति। किस तरीके से, जैसे हमने बात की कि भारत का पूरा ये क्षेत्र है, भारत इसमें हित साझा करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। और इसके लेकिन चीन से एक क्षेत्र अलग है, यानी चीन इस क्षेत्र को साझा नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से चीन अपनी यहाँ पहुँच बढ़ा रहा है, जैसे अगर हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका में जैसे उसने हम्बनटोटा जो बंदरगाह है उसको, उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है जिस तरीके से, तो वो इस अपनी इन पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपनी नीतियों के ज़रिए इस पूरे क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रहा है, अपनी पैठ बना रहा है, दबदबा बना रहा है। इसके अलावा जो भी इस क्षेत्र में जो हितधारक है, जैसे और भी सारी कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ हैं, तो इन सभी कंट्रीज़ में जो पूरी दक्षिण एशिया कंट्रीज़ है, इन सभी पर किसी न किसी तरीके से अपनी पहुंच बना रहा है, या तो उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है या उन्हें ऋण देकर, तो सभी पर अपना दबदबा कायम कर रहा है, विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में, जो कि उसका क्षेत्र ना होते हुए भी उस पूरे क्षेत्र में अपनी पहुंच बनाकर भारत को भी एक तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। और जैसे हमने बात की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की, तो उससे इसकी विस्तारवादिता जो है वो उसको कम करने में मदद मिलेगी। आक्रामकता की नीति है इसकी इसी तरह की, तो उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि 4 देश है, तो 4 बड़ी इकोनॉमीज इस पूरे एरिया को शेयर करती है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 बड़ी कंट्रीज हैं। और चीन की इस तरीके की विस्तारवादी नीति को, आक्रामकता की जो नीति है, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका भी इस पूरे क्षेत्र में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की भूमिका यहाँ पर सराहनीय हो सकती है, भारत की भूमिका यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो इसलिए चीन को भी काउंटर करने में यहाँ पे मदद करेगा, और भारत को भी जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़े देश, उनका यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। तो इससे चीन को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी, काउंटर करने में भारत को मदद मिलेगी। तो ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जिस तरीके से वो हिंद महासागर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उस पूरे एरिया में भी चीन अपने यहाँ पर अपना दबदबा बना रहा है। जैसे दक्षिण चीन सागर की बात करें हम, तो दक्षिण चीन सागर भी क्योंकि इसी क्षेत्र में आता है, तो दक्षिण चीन सागर के एक बड़े क्षेत्र को चीन अपना मानता है, और वहाँ के कई सारे जो द्वीप हैं उस पर चीन का कब्जा है।
तो इसे लेकर भी जो वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ पर जो भी स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं, उन सभी के साथ उसका मतभेद है। तो इस पूरे क्षेत्र में भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है और जो ये क्वाड मेंबर्स है, बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, उनका सहयोग भारत के लिए इस क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है इसी के, क्योंकि चीन के साथ ही जोड़कर ये पूरा क्षेत्र देखा जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया कि बैठक में जो मुद्दा था, बैठक में जो मुद्दा रहा कि चीन के दबदबे को, इस पूरे क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश पर भी बात हुई। तो इसी के मद्देनज़र देखते हुए भारत के लिए क्वाड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाकी मेंबर जो कंट्रीज़ हैं क्वाड की, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है ये समूह इसी वजह से। और इसके अलावा वैश्विक राजनीति में मजबूत स्थिति बना सकता है भारत। जैसे मैंने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में जब भारत यहाँ पर लीड कर सकता है, इस पूरे क्षेत्र को एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत आ सकता है सामने, तो यहाँ पर वैश्विक राजनीति में भी उभरने का भारत को और ज़्यादा मौका मिलेगा। एक अपना एक अहम रोल अदा करने का, भारत को अपनी एक मजबूत स्थिति जो है वो बनाने का यहाँ पर भारत को और ज़्यादा मौका मिलेगा इस वजह से, इस क्षेत्र की बात करें तो। और वैश्विक व्यापार की दृष्टि से, क्योंकि जो ये हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, इसमें जैसे क्योंकि जब 4 बड़ी अर्थव्यवस्था इस पूरे क्षेत्र को साझा करती हैं, तो इसके अलावा पूरे क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है विश्व के व्यापार में, तो इस वजह से ये पूरा क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से ये क्वाड भी भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 बड़ी अर्थव्यवस्था इसमें जुड़ जाती हैं तो अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र, जो इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात करें, उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस आखिर क्या है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र, जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर, उसके कुछ क्षेत्र को मिलाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र बनता है और जो भी देश इस पूरे क्षेत्र में आते हैं उन्हें कहते हैं इंडो पैसिफिक कंट्रीज, यानी हिंद प्रशांत देश। तो इंडो पैसिफिक कंट्रीज हो गई, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, यानी स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि ये जिस तरीके से, क्योंकि चारों इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है इस पूरे क्षेत्र को साझा करती हैं और विश्व भर का जो व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, उसका एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र का है से जुड़ता है, तो ये इसलिए भारत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पूरे क्षेत्र पर में शांति बनाए रखना। और क्योंकि भारत इस पूरे क्षेत्र को ये चाहता है कि वो किसी भी एक देश का प्रभुत्व नहीं चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र पर किसी भी एक देश का प्रभुत्व हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हितधारक देश हैं, तो वो चाहता है कि सभी को उनके हिसाब का हिस्सा मिले, यानी सभी का वहाँ पर प्रभाव रहे, किसी एक देश का प्रभुत्व कायम ना हो, यानी कि कोई एक देश अपना दबदबा कायम वहाँ ना कर ले जिससे कि बाकी देशों के हित प्रभावित हों। तो भारत ना अपने हित प्रभावित करना चाहता और ना ही औरों के हित प्रभावित करना चाहता है, कि सभी देशों का इसमें हित बना रहे। इसके अलावा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें कई ऐसे बंदरगाह हैं जो विश्व के सर्वाधिक जो व्यस्त बंदरगाह हैं उनमें शामिल है। जैसे हमने हम्बनटोटा बंदरगाह की बात की, तो चीन वहाँ पर अपनी बढ़त बना चुका है, तो इन सब की वजह से भी, जो बंदरगाहों की बात करें तो इस वजह से भी ये पूरा क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब समुद्री व्यापार होगा तो अगर बहुत व्यस्त, जो सबसे व्यस्त बंदरगाह हैं, अगर उनमें से भी कई यहाँ इस पूरे क्षेत्र में शामिल हैं, तो जाहिर बात है व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से सभी देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है यहाँ पर, जैसे हम दक्षिण चीन सागर की बात कर रहे थे, अभी दक्षिण चीन सागर इसी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पर तेल के भंडार है वहाँ पर, तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। और इसी को लेकर जो दक्षिण चीन सागर को जैसे हम समझ रहे थे, तो वहाँ पर चीन का दबदबा है, यानी चीन उस क्षेत्र को पूरा अपना बताता है, तो उसकी वजह से भी लेकर मतभेद हैं। तो ये हमने इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस देखी। अब भारत के मामले में देखते हैं, भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखते हैं। तो भारत, जैसे मैंने बताया कि क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का हिमायती है, यानी कि वो ये चाहता है कि इस जितने भी पूरा जो एक क्षेत्र है इसमें सभी देशों की संप्रभुता बनी रहे, और इस साथ साथ जो अखंडता है, यानी कि जो सभी देश है, जितने भी हितधारक हैं, किसी के भी हित आपस में टकराए नहीं, प्रभावित ना हो एक दूसरे से, किसी एक का दबदबा यहाँ पर कायम नहीं होना चाहिए। तो भारत इस चीज़ का हिमायती है। और इसके अलावा भारत इस क्षेत्र में नौसैनिक अभ्यास करता है, जैसे मालाबार नौसैनिक अभ्यास की हम बात कर रहे थे, स्लिनेक्स श्रीलंका के साथ करता है,
और इसके अलावा सिटमैक्स है, तो कई सारे बोंगो सागर है जो बांग्लादेश के साथ, तो बहुत सारे नौसैनिक अभ्यास भारत यहाँ पर करता है, इस क्षेत्र में करता है। और इसके अलावा 2019 में भारत ने एक इंडो पैसिफिक विंग की स्थापना की थी इसी क्षेत्र के लिए, जो इसके लिए काम कर सके। तो इसको देखते हुए भारत ने इस विंग की स्थापना की थी। और एकीकृत आसियान, भारत एकीकृत आसियान का समर्थक है, यानी कि जो आसियान देश हैं, आसियान मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो 10 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके नाम मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आसियान, भारत चाहता है कि क्योंकि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान मेंबर कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भारत एकीकृत आसियान का समर्थक है। जबकि चीन की बात करें तो चीन वहाँ पर उन देशों पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, अपनी बढ़त बनाना चाहता है, तो इसलिए भारत से उसका रुख बिल्कुल अलग है। तो ये इस पूरे, क्योंकि अगर एक एकीकृत आसियान रहेगा तो क्योंकि वो सभी कंट्रीज इस क्षेत्र में हित साझा करती हैं, तो इस पूरे क्षेत्र में शांति रहेगी और किसी के भी आपस में हित टकराएंगे नहीं। तो ये भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हुई। इसको हम मैप में समझ लेते हैं। हम हिंद प्रशांत क्षेत्र पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आज फिर करते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है। इसमें जैसे मैंने बात की कि ये पूरा क्षेत्र, क्योंकि जो ये पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, तो इसमें सभी जो देश हैं तो उन सभी की आसियान कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। तो आसियान कंट्रीज़ के हित यहाँ पर साझा होते हैं। भारत हित इसमें साझा करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, और अगर उत्तर पूर्व की बात करें इधर तो अमेरिका है यहाँ पर। तो चीन का, क्योंकि यहाँ पर चीन यहाँ पर कोई हित साझा नहीं करता है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीन यहाँ पर अपनी बढ़त बनाना चाहता है, अपनी पैठ बनाना चाहता है, तो उसको देखते हुए ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। और भारत के लिए ही नहीं, जो क्वाड के बाकी मेंबर्स हैं उन सभी के लिए ये समूह भी इम्पोर्टेंट है, और भारत की भूमिका उन सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखते हैं चीन के आक्रामक रुख की। हम इतनी देर से चीन की ही बात कर रहे थे काफ़ी, कि चीन को, और ये भी बात कर रहे थे कि चीन किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में अपनी बढ़त बना रहा है, अपनी पैठ बना रहा है, और उसको रोकने के लिए ही बाकी जो क्वाड मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी चिंतित हैं और चीन के दबदबे को कम करना चाहती हैं। तो क्वाड को दरअसल चीन क्या है, चीन क्वाड को दक्षिण एशिया के नाटो के रूप में संबोधित करता है, यानी मिनी नाटो के रूप में संबोधित करता है। उसका मानना है कि ये इस पूरे क्षेत्र में एक गुटबंदी सी हो गई है इन देशों की, और चीन इसीलिए इसको मिनी नाटो के रूप में संबोधित करता है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए काम करने वाला एक छोटा नाटो संगठन है ये भी। और इसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो नीति है, जैसे हम बात कर रहे थे कि चीन किस तरीके से अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा है, जैसे हम्बनटोटा की बात कर रहे थे, तो जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं इस पॉलिसी के तहत वो वहाँ पर अपनी पहुँच बनाकर, अपना वहाँ पर दबदबा बनाकर, कि किसी भी तरीके से अपनी वहाँ पर पहुँच बनाकर उस पूरे क्षेत्र में एक तरह से कब्जा जमा रहा है, और सब पूरे क्षेत्र को अब भारत के जो चारों तरफ है उसको घेरने की तरीके से वहाँ पर अपने कदम बढ़ा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभुत्व, वही बात कर रहे हैं, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी हो या कोई भी, जैसे दक्षिण चीन सागर का मामला हो, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का इसी तरीके से प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो वहाँ पर जो और कंट्रीज़ हैं, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि चीन की विस्तारवादिता का ही परिणाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, ये उसी को दर्शाता है, चीन की विस्तारवादिता की नीति को। तो इस तरीके से जो चीन का वहाँ पर बढ़ता हुआ प्रभुत्व है, यही क्वाड मेंबर्स की चिंता का कारण है। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी यही चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में भारत की जो भूमिका है वो बहुत अहम रहे और वो उस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़कर और आगे आए। चलिए अब हम बात करते हैं चुनौतियों की। तो चुनौती इसमें यही है, इतनी देर से चीन की बात हो रही तो चीन का जिस तरीके से यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जबकि ये चीन इस पूरे क्षेत्र में हित साझा नहीं भी करता, तब भी यहाँ पर चीन का हस्तक्षेप जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसे देखते हुए ये सभी देशों के सामने एक चुनौती है कि किस तरीके से चीन के जो हस्तक्षेप है उसको काउंटर किया जा सके, चीन को काउंटर किया जा सके।
आपसी मतभेद, यानी जो क्वाड मेंबर कंट्रीज़ हैं इनमें भी कुछ मुद्दों को लेकर आपसी मतभेद हैं। जैसे चीन के मामले में बात करें तो अमेरिका खुलकर चीन का के विरोध में सामने आता है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो खुलकर इस तरीके से विरोध में सामने नहीं आती। तो ये भी आपसी मतभेद हैं और भी कुछ मुद्दों को लेकर दोनों जो ये क्वाड कंट्रीज़ हैं तो इनमें कई मुद्दों को लेकर आपस में मतभेद है। ये भी एक चुनौती है, क्योंकि जब एक समूह के सदस्य हैं, एक संगठन के सदस्य हैं, तो आपस में मतभेदों को दूर करना भी ज़रूरी है, जिससे कि ये चुनौती को दूर किया जा सके। एक स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव, यानी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर किस तरीके से कार्य किया जाए या किस तरीके से इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, उसमें भी एक स्पष्ट यानी सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी का अभाव नज़र आता है इन देशों के बीच में। तो ये भी एक चुनौती है इनके सामने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैप के थ्रू देखते हैं। जैसे हम चीन की के आगे की राह क्या हो सकती है, इसमें आगे क्या कदम उठाया जा सकता है इसको दूर करने के लिए। तो जैसे अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच में एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, इस पर हमारा प्रोग्राम भी था, आपने देखा होगा। तो उसमें जो अभी ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें क्या था, जो पेंगोंग त्सो झील का जो पास का एरिया है पूरा, जो विवादित क्षेत्र था, उसको लेकर वो समझौता था। तो इसमें उम्मीद की जा सकती है, जब अभी ये समझौता हाल ही में हुआ है तो इसमें उम्मीद की जा सकती है कि भारत और चीन के रिश्ते आपस में सुधर सकते हैं। तो जो इस पूरे क्षेत्र में जो भारत के और क्वाड समूह के सदस्य हैं उनके सामने जो चुनौतियां हैं, चीन के जिस तरीके से विस्तारवादी नीति को लेकर या चीन का जिस तरीके से हस्तक्षेप है, तो हो सकता है कि आगे चलकर संबंध अच्छे हों तो कुछ इन चुनौतियों को दूर करने में आगे मदद मिल सकती है या आगे की राह इसमें नज़र आ सकती है चीन के साथ अच्छे संबंधों को लेकर। इसके अलावा इसमें क्योंकि आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ की बात करें तो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आसियान कंट्रीज़ के साथ भारत अच्छे रिश्ते बना सकता है। इसके अलावा और जो जैसे ये क्वाड समूह सदस्य है तो इसमें और भी जो पूरे इस क्षेत्र के हितधारक सदस्य हैं, जैसे आसियान कंट्रीज़ भी हैं और बाकी जो कंट्रीज़ हैं, तो इन सभी को इस समूह में जोड़ा जा सकता है, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में और सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से रणनीति बनाई जा सके इसके लिए, और सही तरीके से मजबूती के साथ इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और जो दक्षिण चीन सागर है उस मामले में भी स्पष्ट भूमिका की ज़रूरत है, यानी कि जो दक्षिण चीन सागर का मामला चल रहा है, अगर इसमें और सारे देश शामिल होते हैं तो जाहिर बात है कि जो चीन के दक्षिण चीन सागर को लेकर जिन देशों के साथ मतभेद हैं वो अगर इस क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं, इस क्वाड समूह के साथ जुड़ते हैं, जैसे मैंने बात की कि अन्य देशों को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है जो हितधारक हैं, तो अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो क्वाड को मजबूती मिलेगी और चीन के खिलाफ, चीन को काउंटर करने के लिए भी एक मजबूत तरीके से रणनीति बनाई जा सकेगी। अन्य देशों के साथ मजबूत साझेदारी, वही बात थी जो हम कर रहे थे। आपसी सैन्य सहयोग पर जोर, यानी जो ये पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में जैसे हमने बताया कि भारत कई देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास करता है, इसके अलावा जो और बाकी देश हैं उनके साथ जो नौसैन्य सहयोग है उस पर भी जोर देकर इस पूरे क्षेत्र की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सकता है और वहाँ पर अपनी बढ़त को बनाया जा सकता है और भी ज़्यादा अपनी भूमिका को वहाँ पर और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ ये पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वाड समूह वर्तमान भू राजनीति का एक अनिवार्य समीकरण है, उक्त के संबंध में टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ हम क्वाड की जिस तरीके से बात कर रहे थे कि क्वाड की जो इम्पोर्टेंस है और इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को, जो समुद्री सुरक्षा उसको सुनिश्चित करने का काम करता है और किसी भी एक देश के प्रभुत्व को वहाँ पर नहीं बढ़ने देने के लिए काम करता है। तो उस पूरे क्षेत्र को देखते हुए यहाँ पर क्वाड इस भू राजनीति के लिए एक अनिवार्य समीकरण है। किस तरीके से है उसी के संदर्भ में आपको यहाँ इसे बताना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।